हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि हम जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले क्लर्क और जीओआईटी के एग्जाम्स के जो है तो बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 74 यानी कि 74 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, इन बुद्धिज्म बुल इज रिलेटेड टू व्हाट इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? अब देखो, अगर आपने जो मैंने कल वीडियो डाली थी, प्रीवियस वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि हमीरपुर बोर्ड जो है तो अब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। पहले वह किस तरह के क्वेश्चन से पूछा करता था और अब वह किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कल वाली वीडियो में ही मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। तो देखो, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म में बैल का संबंध जो है तो बुद्ध के किस जीवन की घटना से संबंधित है, तो वह है जन्म से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुद्ध के जन्म को जो है तो बैल और कमल के प्रतीक के चिन्ह के रूप में देखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बैल को ही जो है तो सांड कहा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जन्म को जो है तो सांड और कमल के प्रतीक के चिन्ह के रूप में देखा जाता है। अब ये तो हमने देखा जन्म के बारे में, कल मैंने आपको पूरा का पूरा बताया हुआ था, जैसे कि बुद्ध के जन्म को किस रूप में देखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के गृह त्याग, यानी कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। तो गृह त्याग को जो है तो घोड़े के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो ज्ञान को जो है तो बोधि वृक्ष आप कह सकते हैं, या फिर पीपल वृक्ष आप कह सकते हैं, इसके रूप में देखा जाता है। और निर्वाण को किस रूप में देखा जाता है? तो निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृत्यु को किस रूप में देखा जाता है? तो मृत्यु को जो है तो स्तूप के रूप में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताए हुए थे, आज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बारे में कल भी हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर। अच्छा, चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कश्यप मतंग को। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो वो था कंथक। और महात्मा बुद्ध से संबंधित 200 कहानियाँ, जिनको जो है तो उनकी पुनर्जन्म की कहानियाँ माना जाता है, तो वो किस ग्रंथ में है? तो वह है जातक ग्रंथ में। ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसकी उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज की गई हैं? तो वह किसकी की गई हैं? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? तो यह गुप्त वंश के राजा थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को, यानी कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज की उपाधि इनको दी गई थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, जो कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत जैसी उपाधियां भी धारण की हुई थी। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त जो है तो गुप्त वंश के राजा थे। तो गुप्त वंश के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो है तो संस्कृत थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है तो किन के समय हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी जो है तो गुप्त राजाओं के समय ही हुआ था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो नर्तकी मूर्ति जो कांसे से निर्मित है, किस सभ्यता में पाई गई है? तो वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नर्तकी की मूर्ति की। अब ये तो पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सिंधु घाटी के किस स्थल में यह पाई गई है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये पाई गई है मोहनजोदारो में। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है तो राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922, 1922 में। अच्छा, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पुरोहित की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, महाविद्यालय के प्रमाण, फिर शवों को जलाने की विधि यहीं से मिली है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताई, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सिंधु घाटी
सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल और सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी। तो जब भी बात आएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। अब जब भी बात आएगी पूर्वी स्थल की तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है तो वह है दाइमाबाद, जो कि प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है तो वह है सुटका गैंडोर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इस पूरी की पूरी सभ्यता की जो टोटल एरिया था वह कितना था तो वो था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कालीबंगन। कालीबंगन आप सभी ने जो है तो नाम सुना होगा। कालीबंगन एक इंडस वाली साइट है। तो कालीबंगन के बारे में जिसको जितना भी आता है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739 बाई। तो शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था तो वह छीन लिया गया था पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह के द्वारा, यानी कि पर्शियन आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा। यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। और ये जो पर्शियन आक्रमणकारी नादिर शाह था इसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1739 में। अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जब पर्शियन आक्रमणकारी ये जो नादिर शाह था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का राजा कौन था, यानी कि आप कह सकते हैं उस समय मुगल बादशाह कौन था तो वो था मुहम्मद शाह। कौन था, मुहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, जिसने सैयद बंधुओं को भी मरवाया हुआ था। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको मुहम्मद शाह के बारे में पता होने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है शाहजहां की। शाहजहां के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया हुआ था, बहुत सारा हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, 1628 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। फिर उसके बाद जो है तो शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था, तो इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल था, जिसके 14 बच्चे थे। उनमें से जो है तो 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 जो है तो जीवित थे। उन्हीं 7 में जो है तो 2 इंपॉर्टेंट थे, वह कौन थे तो एक तो था दारा शिकोह और एक था औरंगजेब। इन दोनों के मध्य जो है तो 2 युद्ध हुए थे, धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। ये मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। तो धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध कब हुए थे, डेट्स आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाली वीडियो में जाओ, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी शाहजहां के काल को जो है तो मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, जहांगीर वॉज द रूलर ऑफ हिच डायनेस्टी। तो जहांगीर किस वंश का शासक था, ऑब्वियसली यह मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है। अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में, और 1605 में ही जहांगीर जो है तो गद्दी पर बैठ जाते हैं। और जहांगीर की मृत्यु कब होती है तो वो होती है 1627 में। कब होती है, 1627 में। जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां, जो कि गद्दी पर बैठता है 1628 में। तो ये सीक्वेंस पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठते हैं तो वह बैठते हैं 1605 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो, जहांगीर के शासनकाल को जो है तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था नूरजहां, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जहांगीर जो है तो अपनी पत्नी सहित नूरजहां कब आए थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और उस समय जो है तो नूरपुर के शासक कौन थे, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अब कुछ और भी क्वेश्चंस अगर हम यहाँ से देखें, जैसे कि कल ही मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था कि जहांगीर ने जो है तो अनारकली का मकबरा बनाया हुआ था लाहौर में, कब बनाया था, ये मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो आज मैं आपको बता दूं कि जहांगीर ने अनारकली का मकबरा लाहौर में 1615 में बनाया हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है तो वह है लाहौर में शहादरा नामक जगह पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर ने ही जो है तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथाएं भी चलाई हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन जो है तो अंग्रेज व्यक्ति आया हुआ था तो वह कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैप्टन हॉकिंस आया था। ओके, बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए, हाउ मेनी टाइम्स अ नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के प्रत्येक सदन में कितनी बार एक गैर वित्त विधेयक की चर्चा की जाती है तो वह की जाती है 3 बार। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित एक नॉन मनी बिल को कितनी बार जो है तो वापस कर सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संसद द्वारा पारित एक नॉन मनी बिल को जो है तो लगभग एक ही बार वापस कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहा है और आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है।
मनी बिल की यहाँ पे बात की गई है, तो मनी बिल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो 110 में जो है तो मनी बिल की चर्चा की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, ये आप नीचे कमेंट में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ गुजरात इज, तो गुजरात में संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है। अब देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनकी आपको लोकसभा की सीट्स पता होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो, आपको गुजरात का भी पता होना चाहिए। गुजरात भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हरियाणा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और राजस्थान भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो सारे का सारा हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो वो है 26। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी राज्यों की। तो हमारे पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले तो अपने हिमाचल का ही आपको पता होना चाहिए। हिमाचल में लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो वो हैं 4। फिर बात करते हैं अपने पड़ोसी राज्यों की, जैसे कि हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो हरियाणा में है 10। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कितनी है, तो वो है 5। उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो वो है 80, जो कि सबसे ज़्यादा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो राजस्थान में कितनी है, तो वो है 25। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपसे कल ही पूछा था कि प्रीवियस वाली वीडियो में ही मैंने आपसे पूछा था कि एक लोकसभा की सीट्स किस किस राज्य में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है सिक्किम में, नागालैंड में और मिजोरम में। अच्छा, 2 लोकसभा की सीट्स किस किस राज्य में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में, गोवा में और अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा, 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनकी आपको पता ही होनी चाहिए। एक तो है महाराष्ट्र और एक है वेस्ट बंगाल। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो वो है 48। ये आपको ध्यान में रखनी है। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो वो है 42। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिसेज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, तो वो रह चुके हैं के.एस. हेगड़े। अब आपको पता होना चाहिए इनका कार्यकाल। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब से कब तक रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर यह कब से कब तक रहे हैं। तो जब भी बात आएगी सर्वोच्च न्यायालय की कि के.एस. हेगड़े सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब से कब तक रहे हैं, तो यह 1967 से लेकर के 1973 तक जो है तो लोक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और लोकसभा के स्पीकर यह कब से कब तक रहे हैं, तो 1977 से लेकर के 1980 तक जो है तो यह लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 124 124 में जो है तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा की। एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80, और ल से बन जाता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81। ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो कौन है, तो वो हैं एम हिदायतुल्ला। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन चुका है। अब एम हिदायतुल्ला का मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया हुआ था कि 1969 की बात है। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी, उनको जो है तो राष्ट्रपति का कार्यभार सौंप दिया जाता है। लेकिन वह त्याग पत्र दे देते हैं, और बाद में चल करके जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे एम हिदायतुल्ला होते हैं, उनको जो है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो था, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अब थोड़े बहुत हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, स्लाइड डैश आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर्स एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। तो डैश स्लाइड वह दृश्य प्रभाव विजुअल इफेक्ट है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय प्रकट होता है। तो कौन सा है, तो वो है ट्रांजिशन। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 77, which is a visual effect that is added to text and graphics on a slide rather than to the slide itself। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एनिमेशन। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन की बात की जाए, which of the following keys must be pressed while drawing oval to make a perfect circle in MS PowerPoint। तो MS PowerPoint में एक स्पष्ट वृत्त बनाने के लिए अंडवक्र बनाते समय निम्न में से कौन सी की दबाना जो है तो आवश्यक होता है, तो वो शिफ्ट दबाना आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात की जाए, when you click a placeholder or an object in MS PowerPoint dash sizing handles appears around it। तो जब आप MS PowerPoint में ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हो, तो डैश साइजिंग हैंडल उसके पास दिखाई देते हैं। तो वह कितने दिखाई देते हैं, 8। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 का ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। अ पावर पॉइंट डैश इज अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स दैट इज सेव्ड एज अ डैश POTX फाइल। तो पावर पॉइंट डैश स्लाइड या स्लाइड के समूहों का एक स्वरूप या ब्लू प्रिंट है जो डैश POTX फाइल के रूप में सेव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्पलेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। तो निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन इफेक्ट जो है तो नहीं है? तो ड्रॉप कैप जो है तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन CPU इज डिपेंडेंट। तो निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा CPU पर आधारित होती है? तो वह कौन सी होती है? तो वो होती है असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो है तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कंपाइलर। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट। तो प्रोग्राम में कौन सी त्रुटियां अवांछित या अनुचित आउटपुट को इंगित करती हैं? तो वह कौन सी करती हैं? तो वो करती हैं लॉजिकल। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन का हिस्सा जो है तो नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा MS ऑफिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल। तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर PDF फाइल को खोलने में जो है तो आवश्यक होता है? तो वो होता है एडब रीडर। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। वट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल एट रो 25 एंड कॉलम 30 ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल वर्कशीट में रो 25 और कॉलम 30 के सेल का पता क्या है? तो वो क्या है? 87 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। AD25। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो निम्न में से कौन MS एक्सेल में सही सेल का सही पता जो है तो नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो 88 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज B2 F12 इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में B2 F12 सेल रेंज में कितने सेल्स होते हैं? तो वह कितने होते हैं? 89 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 जो है तो इसमें सेल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो निम्न में से कौन एक पूर्ण सेल संदर्भ है? तो देखो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल कंटेनिंग द फार्मूला गिवन बिलो। तो नीचे दर्शाए गए फार्मूला वाली सेल का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ये दिया गया है 5 × 900 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 0 से 0 कट गई और 9 5 ज़ा 45। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल रेंज फ्रॉम A3 टू G5 इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में A3 से G5 के सेल रेंज का पता क्या होगा? तो 92 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। A3 G5 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 93 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो MS एक्सेल वर्कशीट में नीचे दिए गए डेटा पर विचार करें। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS एक्सेल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स ऑफ अ गिवन रेंज। तो दी गई श्रेणी में अतिरिक्त सेल की संख्या गिनने वाला MS एक्सेल फंक्शन निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो 94 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन एन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में कितनी वर्कशीट विद्यमान होती है? तो वह कितनी होती है? 95 का देखो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 3। तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।